बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नावल हर्फ़ दुआ के दूसरे हिस्से के साथ हाज़िर खिदमत हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम अच्छे अच्छे नावल की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। रात के खाने के बाद भी वो मेरे पास नहीं आई थी। मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जानना पड़ा। उसकी ख्वाबगाह की दीवारें मेरी तस्वीर से मुज़य्यन थी। कहीं मैं क्रिकेट ट्रॉफ़ी पकड़े खड़ा था तो कहीं इनाम वसूल कर रहा था। इस तरह मेरे बचपन की वो तस्वीर जिनमें मैं अम्मी जान या चच्ची जान की गोद में लेटा हुआ था। कई तस्वीरों में हम इकट्ठे नज़र आ रहे थे। उनमें मेरी और उसके अपने वालिदैन की तस्वीर भी शामिल थी, मगर ज़्यादा तादाद मेरी तस्वीर की थी। बचपन से लेकर आज तक साल ब साल मेरी हर सालगिरह की 22 तस्वीर भी एक लाइन में लगी हुई थी। उसके बरअक्स मेरे कमरे उसकी सिर्फ 2 तस्वीरें लगी हुई थी। एक तस्वीर उसके बचपन की थी जब मैंने उसे गोद में उठाया हुआ था, और दूसरी तस्वीर तकरीरी मुकाबले में फ़र्स्ट पोजीशन की ट्रॉफ़ी वसूल करते खींची गई थी। देखो जी, आज मामदुल्ला खुद दी कनीज़ के लिए काफ़ी बनाकर लाए हैं। काफ़ी की कप तपाई पर रखते हुए मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला, राजू खुशामद की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, और भी मैंने सोना है। आप बराए मेहरबानी ये काफ़ी वापस ले जाएं। जो क्या है यार, चची जान ने कौन सी गोली मार दी है तुम्हें जो मूड इतना ख़राब किया हुआ है? वो मेरे साथ बात ही नहीं कर रही है। और क्या गोली लगने की तकलीफ़ उससे ज़्यादा होती है? मैंने तुम्हारी तरफदारी की तो थी, उसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था? यूँ भी चंद दिन तक ये बात आई गई हो जाएगी। तुमने मेरी नहीं अपनी तरफदारी की थी, और ये तुम्हारी भूल है कि ये बात आई गई हो जाएगी। ये तारा मुझे सारी उम्र सुनना पड़ेगा। तुम्हें तो सब मासूम समझेंगे, मतलब अब मुझे इस बात के ताने मिलेंगे कि तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी है ना। उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए मुझे संजीदा होना पड़ा। वो एकदम संभलते हुए बोली, ऐसा मैंने कब कहा? तुम हर बात का उल्ट मतलब लेती हो, तो इस बात का मतलब क्या बनता है? वजाहत करना पसंद करोगी तुम? ओके ओके सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गई थी। मेरा मूड देखती उसने एकदम सॉरी कहना शुरू कर दिया। चूँकि गलती मेरी अपनी थी इसलिए मैंने फिल फौर सुलह कर ली। ये लो काफ़ी पियो। मैंने काफ़ी का मग उसकी जानिब बढ़ाया। वो मग थामते हुए बोली, राजू अम्मी जान सच में बहुत ज़्यादा खफा हैं। मैं कभी नाराज़ नहीं हुआ करती पगली, ये फ़लसफ़ा अपने पास रखो। उसने मुंह बनाया, अच्छा 2 माह सब्र करो, उसके बाद ये झगड़ा ही नहीं रहेगा। भला वो कैसे, बताना ज़रूरी है? नहीं, वो इत्मीनान से बोली, बल्कि बहुत ज़रूरी है। देखो, इम्तिहान के बाद मैं अम्मी जान से बात करूँगा कि वो रिश्ता लेकर रक्षी के घर चली जाएँ, और मेरी शादी के बाद मैं चुटकी बजाते हुए टाएँ टाएँ फिश। वो आहिस्ता से बोली, सही कहा। अच्छा मुझे नींद आई है, शायद तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, बहुत खुश हूँ कहकर उसने कंबल अपने ऊपर ले लिया। खैर इतनी जल्दी तुझे सोने तो नहीं दूंगा। मैंने कंबल उसके ऊपर से खींच कर नीचे कालीन पर फेंक दिया। राजू क्या है यार? वो हंसी हुई होने लगी। वो मुझे सचमुच सख्त अपसेट लग रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने उसकी नाक पकड़कर मुड़ी। बताया तो है, मुझे नींद आ रही है। अच्छा सो जाओ। मैंने कंबल उठाकर दोबारा उस पर फेंका और बाहर जाने लगा। मुझे यकीन था कि वो मुझे आवाज़ देकर रोक लेगी, मगर वो खामोश रही। मैंने दरवाजे के करीब रुकते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो कंबल में रोपोश हो चुकी थी। एकदम मुझे गुस्सा आया। उसने सख्त बेहूदगी का मुजाहरा किया था। उसके अंदाज से ज़ाहिर था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। यकीनन वो मेरी मौजूदगी से भी वाकिफ़ थी। मैं चंद लम्हे वहाँ खड़ा उसे घूरता रहा और फिर सर झटक कर कमरे से बाहर निकल आया। सुबह की नमाज के बाद वो मेरे लिए खुद नाश्ता लाया करती थी। हाथ तो ये है कि हम दोनों में अगर कोई नाराज़गी होती तब भी उसके इस मामूल में कोई फ़र्क नहीं आता था। उस दिन भी हस्बे मामूल वो मखसूस वक्त पर नाश्ते की ट्रे उठाए मेरे पास पहुँच गई। उसके सलाम का जवाब देकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगा। रात वाली बात ना चाहते हुए मेरी सोचों में सरगर्दां थी। खिलाफ तवक्को वो भी खामोश ही थी। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। बर्तन समेटते हुए उसने आहिस्ते से पूछा, कोई और चीज़ चाहिए? मैंने नफ़ी में सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। वो भी मज़ीद कुछ बोले बाहर निकल गई। कॉलेज से वापसी पर दिन का खाना उसने मेरे साथ ही खाया, लेकिन बातचीत से गुरेज की। अपने मामूल के मुताबिक रात को डिनर के बाद वो दोबारा मेरे कमरे में और खामोशी से बेड के साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उससे बात किए बिना कंबल में हो गया। उसने आहिस्ता से पूछा, शायद तुम सोने लगी हो? जी, मैं मुख्तरन बोला। ओके आराम करो। वो उठकर जाने लगी। उसका रवैया इस बात का गुमाज था कि उसने अपनी माँ की खफी को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। जो बात सुनो। वो बामुश्किल दरवाजे तक पहन पाई थी कि मैंने उसे आवाज़ दी। जी। वो रोककर पीछे, इधर आओ। मैं तकिए से टेक लेकर कर बैठ गया। वो दोबारा कुर्सी पर आन बैठी। खफा हो? नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाकर दीवार पर लगी तस्वीर को घूरने लगी। मैं उसे समझाने, यार मैं भी कभी औलाद से खफा रही है, आज नहीं तो 2-3 दिन बाद देख लें उनका मूड बहाल हो जाएगा।
उसने अपनी मोटी मोटी शहद अंगी आंखें मेरी जानिब घुमाई, जिनमें हज़ारों लाखों शिकवे झलक रहे थे। राजू, छोड़ो इस मौजू को, कोई और बात करो। जब तक तेरा मूड ठीक नहीं होता मैं कैसे कोई और बात कर सकता हूँ? ठीक ही तो है। क्या हुआ मेरे मूड को? जो मैं मानता हूँ कि ये मेरा काम है, मगर तुम जानती हो रक्षी कि मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तूने हमेशा मेरे लिए कुर्बानी दी, एक इंसान और सही। अगर उसके बाद भी तुम्हारे जहन में कोई अंदेशा है तो चलो, सारा इल्ज़ाम मैं अपने सर ले लूँगा। अब खुश? राजू, हमीद नदीम हमीद लिखता है, अब समझ आए असबाब जुदाई के, मुझे बात कुछ और थी, मैं और समझ और बैठा। इस शेर में अगर मैं थोड़ा रद्दोबदल कर लूँ कि कब समझ पाओगे असबाब मेरी वहशत के, बात कुछ और है तुम और समझ बैठे हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मेरे लहजे में हैरानी थी। हर बात समझाई नहीं जा सकती। बहरहाल मैं खफा नहीं हूँ और तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है एतराफ़ जुर्म की। अच्छा, मेरी सालगिरह की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? उसका जहन बिटाने की खतर मैंने मौजू बदलना मुनासिब समझा। मुकम्मल है, बस मेहमानों की लिस्ट रहती है, वो इकट्ठे बैठकर तैयार कर लेंगे। पिछले साल की लिस्ट में रक्षी के नाम का इजाफा कर दो और बस। मैंने इत्मीनान से कहा, वो हंसी, और रज़ी का नाम निकाल दूँ ना? नहीं, रहने दो, यूँ भी उसने कौन सा आ जाना है। पहले तो पुरानी वली का नाम मदऊफ अफराद की लिस्ट से निकाल दिया करते थे। इस वक्त कोई और बात थी, बल्कि तुम ऐसा करो, पहली वाली तमाम का नाम इस फहरिस्त में शामिल करो ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि मेरी होने वाली दुल्हन कैसी। पता क्या चलना, उन्होंने आना ही नहीं है। अच्छा, मेरे लिए कोई ढंग का लिबास खरीदा या पहले की तरह झांकी मारते रही हो? राजू साहब, अगर तुम्हें लिबास की पहचान होती तो मुझे मार्केट में खार होने की ज़रूरत ना पड़ती। याद है ना, एक मरतू ने शर्ट खरीदी थी, ये हाथ देख रही हो? मैंने दोनों हाथ जोड़ते उसके सामने बांध दिए। आप खुदा इस शर्ट को बख्श दो। वो कारीगर भी शायद इस जान फाने से कूच कर गया, मगर उसकी सिलाई की हुई शर्ट की नुसरत अब तक मेरे गले का हार बनी हुई है। वो शर्ट जिसके पहनने की तौफीक मेरे नसीब ही में नहीं थी। वो खिलखिलाकर हंस दी, ही की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या क्या खरीदा है। वो अलमारी की तरफ बढ़ गई। क्रीम कलर का सूट, उसी रंग की जुराबें, काले शूज़, वो एक एक चीज़ मुझे दिखाने लगी। यार, औरतों की जो मैचिंग की बीमारी होती है ना। मैंने कानों को हाथ रखा, बस अल्लाह ही मुआफ़ करे। उसने आंखें निकाल, ज़्यादा नखरों की ज़रूरत नहीं, समझे? बड़ी आई गुस्सा दिखाने वाली। मैंने उसे चिढ़ाया, तो दिखाओ। कब दिखाओगी गुस्सा? वो सच में तप गई थी। दिखा लो, बस चंद माह की बात है। जब मेरी रक्षी आ जाएगी फिर देखो कैसे रौब जमाती हो। देख लूँगी उसे भी। अगर उसने तुम्हारी पिटाई शुरू कर दी तो मैंने नहीं छुड़ाना, समझे ना? उसकी मजाल के मुझे हाथ भी लगा। अच्छा यार, ये सामान वापस रखो अलमारी में, सामान रखो अलमारी में। वो गुस्से में बोल बढ़ाते अलमारी की तरफ बढ़ गई। कल मेरी सालगिरह की पार्टी है और तूने ज़रूर आना है। हम इस वक्त कैफेटेरिया में बैठे थे जब मैंने ये जिक्र छेड़ा। कितने बजे? चाय का खाली कप अपने सामने से हटाते हुए वो मुस्तफसर हुई। रात 8 बजे। पापा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, मैं मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें आना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश हूँ। मैं कता कलमी करता हुआ बोला, आना पड़ेगा। जुदेर, समझने की कोशिश तो करो ना। अगर पापा ने मना कर दिया तो तुम आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर अंकल से पूछ लो। अगर उन्हें मना कर दिया तो फिर पार्टी रात के बजाय दिन को हो जाएगी। मगर तुम्हारी शमूलियत ज़रूरी है। नहीं, तू ताने ना दे कि जू मेरा जीना अजीरन कर देगी। रक्षी अजीब से लहजे में बोली, इतना डरते हो उससे? बात डरने की नहीं है, बस मैं उसके सामने नीचा नहीं होना चाहता। चलो ठीक है, मैं शाम के वक्त तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। और मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। अपना पर्स संभालते हुए वो उठ खड़ी हुई और मैं सर हिलाते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया। रात को जब रक्षी की कॉल आई तो उसका जो मेरे कमरे में ही थी। पापा मान गए हैं जी, रक्षी ने खुशी से भरपूर लहजे में इतला दी। शुक्र है, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने शर्माते हुए पूछा, आप तो यूँ शुक्र अदा कर रहे जैसे मेरी मौजूदगी के बगैर सालगिरह का फंक्शन ही ना हो पाता। इसमें शुबा ही किया है? अच्छा। उसके लहजे में हल्का सा तफक्कुर आया था। हाँ ना जान, तेरे बगैर अब पूरी ज़िंदगी ही फीकी और बेमज़ा लगने लगी है। वो आहिस्ता से बोले, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। जानता हूँ। ओके, डिनर करके बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। और मेरा मैं मुंतज़िर सुनकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। किस बात पर शुक्र अदा हो रहा था मोहतरम? कॉल ख़त्म होते जू पूछने सुबह रक्षी कह रही थी कि अपने पापा की इजाज़त के बगैर उसका आना मुमकिन नहीं है। और अभी वो बच्चा बता रही थी कि उसने पापा ने इजाज़त दे दी है। राजू, सचमुच वो तुम्हें बहुत प्यारी लगती है? हाँ जो, बहुत ज़्यादा। वो आहिस्ता से बोले, अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मैंने जल्दी से कहा आमीन। जो वाकई मेरे साथ बहुत मुखलिस थी। हम थोड़ी देर तक कल के फंक्शन के बारे में तफसीलात तय करते रहे और फिर रक्षी की कॉल आई तो वो सोने चली गई। छुट्टी के वक्त मैंने रक्षी को साथ चलने की दावत देते हुए, अभी चलो ना मेरे साथ, पार्टी ख़त्म होने के बाद चले जाना। मैंने अभी तैयारी करनी है जनाब, नए कपड़े पहने, ज्वेलरी वगैरह पहनी है। यूँ ही कैसे चले जाऊँ तेरे साथ?
मैं शरा से बोला, नए कपड़े और ज्वेलरी तो पहने ही हैं, अगर साथ में ढोल बाजे भी हो जाएं। वो शर्मिली हंसी के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचा तो ज़ोर शोर से पार्टी की तैयारियों में मसरूफ़ नजर आई। वो अपनी निगरानी में सारा काम कराती रही। 6 बजे रक्षी अपने ड्राइवर और पुलिस के एक सिपाही बॉडीगार्ड के साथ पहुंच गई। आखिर को एसपी की बेटी थी, उसे खुशआमदीद कहकर मैं ड्राइंग रूम में ले आया। जू गुसल खाने में थी। मैं रक्षी के साथ बैठा रहा। गुलाबी गुरारे में वो किसी और ही दुनिया की मखलूक नज़र आ रही थी। जू काले रंग का सूट पहना था जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की गई थी। दुपट्टा सलीके से सर पर जमे वो हमारे पास पहुंची। उस वक्त मैं दबे लफ्ज़ों में रक्षी की खूबसूरती के गुण गा रहा था। चले मोहतरम, तैयार हो जाएं। उसने आते ही चुटकी बजाकर मुझे उठने का इशारा किया और रक्षी से मुसाफिया करने लगी। अभी तक तो काफ़ी वक्त पड़ा है, थोड़ी देर। वो कता कलामी करते हुए बोले, 6:30 हो चुके हैं और 8 बजे पार्टी शुरू है। यूँ भी तूने तैयारी में घंटे से ज़्यादा का वक्त लगाना है। एक तो तुमसे जान नहीं छूटती। उसे कहते हुए मैं रक्षी को मुखातिब हुआ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। रक्षी के चेहरे पर भी नागवार के असरात जहर हुए जिसे वो हंसी में छुपा गए थे। जू वहीं रक्षी के साथ बैठकर गप्पे हाँक ली। मैं बाथरूम में घुस गया, जल्दी जल्दी शावर लिया और तौलिया लपेट कर बाहर निकला। बेड पर नया सूट प्रेस किया हुआ था जो लाजमी बात है जू ने ही रखा था। सूट पहनकर मैंने टाई की तलाश में नजर गई मगर बेड पर टाई नज़र न आई। मैंने ज़ोर से पुकारा, जू की बच्ची, टाई कहाँ है? अलमारी में दाएं तरफ के हैंगर से लटकी है ना? उसने भी वहीं से बैठे बैठे आवाज़ दी थी। कौन सी बंद रही है? मैंने अलमारी खोली और हैंगर से लटकी दर्जन भर टाइयों को देखकर फिर उसे आवाज़, नई वाली कौन सी है? मुझे तो सारी नई लग रही हैं। मीर वन कलर की नई है। वो भी वहीं से जवाब दिए जा रही। जुराबें तो बूटों में रख दी होती। खाली बूट देकर मैं जंजला गया था। बूटों में ही हैं, नए वाले बूटों में रखी हैं। मैं माथे पर हाथ मारकर शूज़ रैक की तरफ बढ़ गया। वेस्ट पुरानी वाली ही पहन रखूँ। ड्रेसिंग टेबल पर रखी है नए वाली घड़ी। पहनकर मैंने बाल संवारे और टाई की नाट दुरुस्त करता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। जू अभी तक रक्षी के साथ ही बैठी थी। रक्षी के चेहरे पर मुझे अजीब से असरात नजर आए जिन्हें मैं कोई भी नाम देने से कासिर था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उसके सामने बैठते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। वो मुझे सख्त उलझी सी लगी थी। राजू आप दोनों गप करो, मैं ज़रा मेहमानों को खुश आमदीद कह लूँ। जू उठकर बाहर चल दी। रक्षी, सच में तो क्या बात है? मैंने दाएं बाएं देखकर आहिस्ता से पूछा। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। जू अम्मी जान और चची जान ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद कह रही थी। वो मुझसे नज़रें चुराए हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, मगर मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे। मगर मैं बात पूरी नहीं कर पाया था कि मेरी मम्मूज़ाद शैला ने करीब आकर पूछा, अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, ये कौन है? आओ शैला, ये रक्षिंदा है। मैंने खड़े होकर उसके झुके हुए सर पर हाथ रखा। वो जो की हम उम्र थी। उसी वक्त मामू जान मेरे करीब आए। कैसे हो बरखुरदार? उसने बाजू खोलकर मुझे अपनी छाती से लगाया। बिल्कुल ठीक ठाक मामू जान, मैं मुसर्रा से बोला। उसके बाद मुझे रक्षी से बात करना नसीब नहीं हुआ था। मेहमानों की आमदो रफ्त जारी रही और फिर मैं तालियों की गूंज में केक कटा। जब से जू पैदा हुई थी मैं केक काटकर सबसे पहले उससे ही खिलाता था। उसी तरह अपनी सालगिरह पर वो मुझे खिलाती थी। जब खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने अपनी निगाहें रक्षी की तलाश में दौड़ाई मगर वो मुझे कहीं नज़र नहीं है। उसी वक्त घर में काम करने वाली मरियम बुआ हाथ में गिफ्ट पैक लेकर मेरे करीब आई। छोटे साहब जी, ये पैकेट वो खूबसूरत सी कुड़ी जो गुलाबी गरारा पहने होती थी वो दे गई है। कह रही थी कि मुझे जल्दी में जानना पड़े, मेरी तरफ से तुम छोटे साहब को दे देना। मैंने जल्दी से सेल फोन निकाला और उसका नंबर डायल करें। जी, उसने पहली बेल पर कॉल अटेंड कर ली थी। मैं शिकवा कुना हुआ। रक्षी, क्या बात है, तुम पार्टी के शुरू होते ही भाग गए हो? वो सपाट लहजे में बोले, क्योंकि पार्टी में आना मेरी गलती थी। जहाँ आदमी की ज़रूरत ना हो वहाँ जाना अपनी बेइज्जती कराने के मुतरादिफ होता है, जो मैं करा चुकी हूँ। ऐसी क्या बात हो गई है जदीर साहब? प्लीज़ दोबारा रब्ता करने की जहमत ना कर, मैं तुमसे दूर ही भली। मेरी बेवकूफ़ी की पहली ठोकर से सबक नहीं सीखा और फिर खैर अल्लाह हाफ़िज़। उसने अपनी पूरी बात कहा है बगैर रब्ता मुनक़ता कर दिया। मुझे पूरा फंक्शन फ़ीका और बेमज़ा महसूस होने लगा। इसी सना में जो मेरे पास आ गई। रक्षी नज़र नहीं आ रही। उसने सरसरी लहजे में पूछा, वो चली गई है वापस? क्यों? उसकी हैरानी में मुझे खुशी झलकती महसूस। उसकी मर्ज़ी। कोशिश के बावजूद मैं अपने लहजे में शामिल तलखी नहीं छुपा सका था। तबीयत ख़राब हो गई थी या कोई ज़रूरी काम याद आ गया था उसे। जो का इस्तफसार जारी रहा। मोहतरमा, मैं उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ। उसे कहकर मैं अपने फूफीज़ाद डॉक्टर जमशेद की तरफ मुतवज्जा हो गया जो उसी वक्त वहाँ पहुँचा था। सॉरी जुबैर, मुझे कुछ देर हो गई। उसने गिफ्ट पैक मेरी जानिब बढ़ाते हुए मदद चाही। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, कोई बात नहीं जमशेद भाई, देर सवेर तो ज़िंदगी का हिस्सा है। कैसी हो अज़रा? वो जो की तरफ मुतवज्जा। वो मुस्कुराती, फिट एंड फाइन जमशेद भाई, पढ़ाई कैसी जा रही हो? जो से पूछने पर मैं वहाँ से खिसक लिया। मेहमानों को जाते ही मैं अपने कमरे में आ गया। चंद मिनट बाद जो भी मुलाजमों से तोहफ़ का ढेर
उठवाए वहाँ पहुँच गई थी। तमाम पैक शुदा तोहफ़ का कारपेट पर तरतीब से रखवा कर उसने मुलाजमों को बाहर जाने का इशारा किया। मेरी तरफ मुतवज्जा होगी। अब बताओ रक्षी क्यों वापस चली गई थी? मुझे नहीं पता, मैं सख्त अपसेट था। तो कॉल करके मालूम कर लो। ज़रूरत ही क्या है, मैंने उसे सच बताना मुनासिब ना समझा। अच्छा पता है मैंने तेरे लिए क्या ख़रीदा है? मैंने मुंह बना ख़रीदी होगी कोई बेहुदा चीज़। राजू आजकल तुम कुछ बदलते जा रहे, नहीं बल्कि तेरी सोच बदल गई है। और अब प्लीज़ मुझे सोने दो। मैं बहस किए बगैर कंबल में हो गया और वो खामोशी से रुखसत हुई। यकीनन हम दोनों के दरमियान वो पहले वाला खलूस मफकूद हो गया था, वरना वो कभी भी यूं रुखसत ना होती। मैं बैठ सकता हूँ? रक्षी कैफेटेरिया में अकेली बैठी थी। उसने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर बगैर कुछ कहे हाथ में थमे कप से चाय की चुस्की लेने लगी। मैं बैठ गया। क्या बात है? मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा कुछ नहीं। वो सपाट लहजे में बोली, रक्षी कोई बात तो है कि तुम मेरी सालगिरह की महफिल को बीच में छोड़कर चली गई। मैंने अपने अंदर उबलने वाले गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। उसके इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया था। हर कोई होता है, मगर दूसरे के एहसासात का ख्याल किए बगैर अपनी मर्ज़ी चलाना मुनासिब फेल नहीं है। वह क्या करें दूसरों के एहसासात। छलनी कहती है कुछ को तुम में दो सुराख हैं। रशी के लहजे में कूट कूट कर तंज भरा था। क्या किया है मैंने? मैं फट रहा तेज़ लहजे में बोली, मिस्टर जुदेर जब तुम अपने लिबास भी अपनी प्यारी कज़न की मदद के बगैर बदल नहीं सकते, टाई तक बांध लगी उसकी मर्ज़ी पूछती हो, तुम्हारी एक एक चीज़ का ख्याल वो यूं जैसे मोहब्बत करने वाली बीवी। फिर मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी? ये भला क्या बात? मैं हैरान ही तो रह गया था। मैंने पहले दिन से बता दी को मेरी ज़रूरियात का ख्याल किया और ये भी कि हम बचपन से इकट्ठे पले बड़े हैं। फिर इतनी बेतकल्फ़ी तो होती है। मोहतरम वो तुम्हारी सगी बहनी है, क्यों यूँ हर काम में दखील हो? बाकी तुम्हारी अम्मी जान अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, तुम्हारी देखभाल तो उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए ना। तुम खामखा शक कर रही हो। नहीं मैं यूँ ही शक नहीं कर रही। बात क्यों से कल जब मैं आपके घर से निकल रही थी तो उस वक्त रिक्शे से उतरती रज़िया मुझे मिल गई। गरीब तजदीद तल्लुकात के लिए आई थी कि उसे भी जनाब का दावतनामा मिला था। मुझे वापस जाता देखकर वो मेरी आमद का मकसद पूछने लगी और जब मैंने बता दिया कि किस लिए आई थी तो वो मेरे साथ ही वापस चल दी। मैं उसे अपने घर ले आई जहाँ उसने तफसीर से तुम्हारे मुआशकों पर रोशनी डली, समीना रानी सुंबल पिंकी किरण वगैरह जो जनाब की दौलत और शक्ल सूरत की डसी हुई है तमाम के बारे में मुकम्मल आगाही दी, बल्कि 2-3 से तो बात भी करा दी। अब आप क्या फरमाएंगे? मुझे चुप लगी। उसने मेरी आंखों में झांका। जुदीर साहब आपकी चुप साबित कर रही है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। रक्षी मैं तुम्हें चाहता हूँ। गो काफ़ी लड़कियों से मेरा अफेयर चला, मगर यकीन मन वो वक्ती फ्लर्ट के अलावा कुछ नहीं था। जब तक मुझे तुम ना मिली मैं कटी पितंग बना, लेकिन जब से तुम्हें देखा मेरी चाहतों को मरकज़ मिल गया। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कर। हूँ मैं सब कुछ भुला सकता मगर मुझे वो मंजर नहीं भूलता जो कल मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना। मालूम है तुमने जो जो बातें अपने बेडरूम से की। अच्छा साहबा उससे 2 मिनट पहले उनकी पेशन गोई कर चुकी थी। उसने कहा मोहतरम नहा कर निकलेंगे तो सूट तो पहन के, लेकिन जनाब को टाई नहीं मिलेगी। और वही हुआ, तुमने टाई की बाबत पूछा, तुम्हें टाई के बताकर वो बोली अब ये टाई के रंग के बारे में भी मुझसे पूछेगा और तूने ये भी पूछा। फिर जुराबों की घड़ी, हर बात के बारे उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित। और आखिर में उसने ये बताया कि केट कार का तुम सबसे पहले किस अंदाज में और कितना बड़ा टूटा किस हाथ से उसके मुंह की तरफ बढ़ाओगे। और जब मैंने उस बात की भी तस्दीक कर ली तो मुझे अपना वहाँ रहना बेफ़ायदा लगा। नहीं जुदेर नहीं, ना खुद धोखे में रहो और ना मुझे ही गलत फहमी में मुब्तला रखो। रक्षी यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं है। आपने लफ्ज़ मुझे खुद भी बहुत खोखले और बेतबार से लगे थे। वो तलखी से हंसी, कसर नफ्सी है जनाब की, उसका मुदावा हो सकता है किसी तरह। मैंने बेबसी से पूछा, यही एक सूरत कि मेरी आंखें इस मनहूस का चेहरा तेरे करीब ना देखें। रक्षी के लहजे में ज़ों के लिए खूब जहर भरा होता। देखो रक्षी कोई ऐसी बात करो जो मुमकिन हो, वाकई ये नामुमकिन है। उसने तंजिया हुंकारा भरा और उठकर काउंटर की तरफ चल दी। मैं वहीं बैठे उसे तकता रहा। मेरे जहन में आंधियाँ चल रही थी। मैं चाहे जितनी कोशिश कर रहा ज़ू से पेशा चुना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं उसे कता ताल्लुक़ तो ज़रूर कर सकता, मगर घर तो मेरा नहीं था कि उसे बेदखल कर देता। मैं उसी वक्त घर वापस आकर लेट गया। रक्षी ने मुझे अजीब इम्तिहान में डाल दी थी और ये सारी कार ने ज़ौक़ की थी। मैं जितना उस मामले में गौर करता गया उतनी ही ज़्यादा मुझे ज़ौक़ कसूरवार नज़र आई। उसे क्या ज़रूरत थी रक्षी के सामने शेखियाँ बिखारने की? वो मेरी हर आदत हर खसलत से वाकिफ़ सही, मगर क्या ज़रूरत था कि वो ये मालूमात मेरी होने वाली बीवी से भी शेयर करती रहती। उसी की वजह से मेरी वाली तमाम महबूबाएँ खफा हुई थी। उन तमाम से बिछड़ना मैं हंसी खुशी बर्दाश्त कर गया था, मगर रक्षी के मुतल्लिक़ मैं संजीदा था। मैं काफ़ी देर उन्हीं ख्यालात में खोया रहा, यहाँ तक कि वो कॉलेज से वापस आ गया। है राजू आज छुट्टी कर ली थी। कमरे में दाखिल होते ही वो चहकी। उसका खुशी से भरपूर लहजा सुनकर मेरा खून खौलने लगा था। खैर तू अब परेशान दिख रहे हो?
वो मेरे साथ ही बेड पर बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। हाँ मैं ठीक हूँ, सर्द मुझसे कहते हुए मैंने उसके हाथ को नरमी से पकड़कर अपने सर से हटा दिया। वो हक्का बक्का रह गई। चंद लम्हे वो शुशदर बैठी रही और फिर आहिस्ता से बोली, मेरा कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने अपने अंदर जमा होने वाले जहर को अल्फाज की शक्ल में डाला। मैंने तुम्हें इतना सर पर चढ़ा लिया कि आज कोई लड़की मेरी शरीकी हयात बनने के लिए तैयार नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी। किसी को प्रपोज़ करके तो देखो। हूँ प्रपोज़? आज रक्षी ने भी मुझे धत्कार दिया, वो भी यही समझ के मैं उसे उल्लू बना लूँ। आखिर क्या ज़रूरत थी उसके सामने मेरी नफसियत का महर बने। राजू, मैंने उसे ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे लिए? उस दिन मैं खुद उसके पास मुआफ़ी मांगने गई थी, उसे सब कुछ सच बता दिया। उसके बाद भी वो खफाए तो भाड़ में जाए। वो ना सी तुझे और कई मिल जाएगी। मैं तुर्की बतुर्की बोला, तुम क्यों ना जाओ भाड़ में। शट अप यार, मूड ख़राब मत करो। मिस अज़रा प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। अज़रा, उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज़ बरामद हुई। होश संभालने के बाद पहली बार मैंने उसे अज़रा कहा था, वरना कहना क्या, मैं उसे सोचता भी जो था। मैंने उसके इस्तफसार का जवाब दिए बगैर आंखें बंद कर ली। मुझे खुद उसे अज़रा कहना अच्छा नहीं लगा था, मगर गुस्से के इज़हार का मुझे और कोई तरीका ना सूझा। चंद लम्हे वो यूं ही बैठी रही और फिर उठकर मरे मरे कदम लेती मेरी ख्वाबगाह से निकल गई। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता, मगर मैंने उसे रोकने या मनाने की कोशिश ना की और यूं ही खामोश पड़ा रहा। दिन का खाना मैंने नहीं खाया था और यकीनन वो भी नहीं खा सकी थी। रात को डाइनिंग टेबल पर हमारा सामना, हम दोनों खामोश से थे। वालिदैन लाजम हमारी खामोशी को नोट किया, लेकिन उन्होंने हमें जतलाया नहीं। यूं भी ये खामोशी उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता मेरा वजदान कह रहा था कि यह खामोशी बिल्कुल नई और अनोखी है। दिन को खाना ना खाने के बावजूद मैं सही तरीके से ना खा सका। यही हाल ज़ौक़ का भी था। चंद लुक में जहर मार करने के बाद वो भी स्वीट बाउल लेके बैठ गई, जबकि मैं सेब छीलने लगा। चचा जान और अबू जान किसी कारोबारी मसले पर मसरूफ़ गुफ्तगू थे। गाए गए अम्मी जान और चच्चे जान भी उन्हें लुकमा देने लगते। वो जैसे ही खाना खाकर उठे, हम दोनों अपनी अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गए थे। अगली सुबह मैं नमाज के बाद ट्रैक सूट पहनकर पार्क में चला गया और जानबूझकर देर से लौटता कि वो कॉलेज के लिए निकल जाए। वापस किचन के सामने से गुजरते हुए मैंने मुलाजम को नाश्ता लाने का कह दिया। वो हैरानी से, जी छोटे भाई साहब कह कर रह, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसे नाश्ते के बारे में कहा था। ख्वाबगाह में दाखिल होते हुए वो मुझे काले की यूनिफॉर्म में अपनी मुंतज़िर नजर आई। निसाब की कोई किताब खोले वो मुताले में मसरूफ़ थी। तुम काले क्यों नहीं गई? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। वो अपने गोल चेहरे से मेरी जानिब मुतवज्जा हो। उसकी शायद अंगीन आंखें में उदासी का ठाठे मारता समुंदर मोइज़ था। आई एम सॉरी जुदेर, वाकई मेरी से आपकी ज़िंदगी मुतासिर, मगर बाखुदा मैंने जो कुछ किया जानबूझ के नहीं किया। अब आपको मेरी वजह से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एकदम तुमसे आपके दर्जे पर तरक्की पा गया था। उसका जुदेर कहना भी मुझे बहुत बुरा लगा, मगर हमारे ताल्लुकात एकदम इस नहज पर आ गए थे कि इतराज़ की गुंजाइश ख़त्म हो गई थी। इट्स ओके, मैं सपाट लहजे में बोला। अच्छा खफा ना हो, मैं रक्षी को मना लोगे? मैं होंठ चबाता हुआ बोला। उसकी एक ही शायद है कि आप उस घर से भी दूर चली जाएं, जो यकीनन नामुमकिन है। वो चंद में खामोश भी, फिर पूछने लगी, नाश्ता लाऊं? मैं उसकी आंखों में झांकते हुआ बोला, मुलाजमा को बताया। उसने शाकी नज़रों से मुझे घूरा। पलकों का पुश्ता बड़ी मुश्किल से सैलाबी रोले को रोके नजर आया। फिर शायद पलकों की हिम्मत जवाब दे कि उसने एकदम रुख मोड़ा और दरवाजे की जानिब चलती। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर दबा रहा है। वो मेरी मुखलिस दोस्त और राजदार थी, मगर उसकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं उसे खुद से दूर करने पर मजबूर हो गया था। मुलाजमा नाश्ता लेकर आई तो मैं उसी पर बरस पड़ा। जब तुझे पता है कि मैं उबला अंडा नहीं खाता, फिर अंडा लाने की क्या ज़रूरत थी? और दूध नहीं, मैं मिल्क शेक लेता हूँ। नहीं मालूम था तो पूछ लेती। मुझसे माफ़ी चाहती हूँ छोटे मालिक, आज पहली मरतबा आपके लिए नाश्ता ला रही हूँ ना, आइंदा ख्याल रहेगा। अच्छा ये वापस ले जाओ। मैं बामुश्किल नॉर्मल होता हुआ बोला, और फिलहाल मेरा मूड तो नहीं है, इसलिए मिल्क शेक भी लाने की ज़रूरत नहीं है। वो खामोशी से सर लेते नाश्ते की ट्रे वापस ले गई। मैं उस दिन काफ़ी लेट यूनिवर्सिटी पहुंचा। मज़ा यूनिवर्सिटी के सब्ज़ाजार में बैठा मूंगफली ठोंक रहा था। अजी राहगीर साहब, आज तो शायद छुट्टी मनाने के मूड में हो, दोपहर हो रही है और तुम अभी आंखें मलते यूनिवर्सिटी पहुँच रहे। बस यार क्या बताऊँ, अभी तो सितारे ही गर्दिश में हैं। मैंने उसकी बगल में बैठकर उसके सामने पड़े कागज़ के लिफाफे से मूंगफली के चांद दाने उठाता हुआ बोला, ये कामबख्त सितारे तो रहते ही गर्दिश में है मियाँ। सही कहा, मगर मेरे सितारों की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई। शायद रक्षी भाभी से झगड़ा हो गया, आप अलहदगी कह सकते हैं। मैंने लहजे में इत्मीनान पैदा करने की नाकाम कोशिश की वजह उसका मुख्तसर सवाल तफसील का मुतकाज़ी था, जो मैंने तफसील में जानने के बजाय मुख्तसर और जामिया जवाब देना पसंद किया। उफ, वो सर पकड़ता हुआ बोला, अज़रा बहन भी क्या चीज़ है, आज तो उससे भी ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया। वो हैरानी से बोला, यकीन मैं तुम्हारी बात सुनने में
गलत फहमी का शिकार हुआ हूँ। नहीं, मैंने नफ़ी में सारी तुम्हारी समातों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो यकीन से बोला। फिर तुम गलत बोल गए हो। ऐसा भी नहीं है, मैंने मूंगफली का छिलका तोड़कर दाना मुंह में डाला। उसने मुंह बनाया। दर्जनों नाज रानी को खफा करने के बाद, हालांकि ये काम तुम पहले कर लेना चाहिए था। उम्मीद है मैं रक्षी को मना लूँगा। मेरे लहजे में उम्मीद का असर नुमाया था। कुछ ऐसा ही मुझे भी लगता है। अगर आपकी अजरा वाली बात दुरुस्त है तो बिल्कुल दुरुस्त है। और अब मैं चला। मैंने दूर से रक्षी को ताड़ लिया था। वो सुस्त कदमों से कैफेटेरिया की जानिब जा रही थी। ओके जनाब, उसने इस्बात में सर हिलाया और अपना शुगर जारी रखा। कैफेटेरिया में दाखिल होकर मैंने वसी हाल में निगाह दौड़ाई। वो मुझे अकेली बैठी नजर आई। मैं सुरह से उसकी जानिब बढ़ा। मैं बैठ सकता हूँ? जी बैठें प्लीज़, कहकर वो खुद उठी और बाहर की जानिब चल दी। मैं हमको कितना उसकी पुश्त तकता रह गया। वो राज़ी होने के मूड में नहीं थी। चलो भाई, चंद दिन मज़ीद देख लेते। मैं खुद कलामी करते हुए बैठ गया। मेरा सर भारी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने चाय पीना मुनासिब समझा था। वापसी पर मैं कमरे में घुसा और रात का खाना भी वहीं मंगवाया। सुबह का नाश्ता भी मेरे लिए मुलाजमा लेके आई। अगले दिन रात को डाइनिंग टेबल पर जोर से मुलाकात। वो खामोश सी थी। मुझसे नज़रें मिलाए बगैर वो खामोशी से खाना खाती रही। मुझे लगा हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हैल हो गई है। खाने के दौरान अचानक चचा जान उससे मुखातिब हुए। तो ये तेरा आखिरी फैसला है? जी अबू जान, वो इत्मीनान से बोले। कल जमशेद के घर वाले आ रहे हैं। ये किस फैसले की बात हो रही है भाई? अबू जान ने हैरानगी से पूछा। आपकी लाडली भतीजी की शादी की। चची जान ने तलखी से जवाब दिया। हैं, अजरा की शादी? और जमशेद से? अम्मी जान शुशिदा रह गई थी। अब्बू जान भी हाथ में तोड़ा हुआ नवाला वापस प्लेट में रखकर अपनी बाबा यानी चची जान की तरफ मुतवज्जा हो गई। इतना बड़ा हमीदा हमसे पूछे बगैर अपने भाई और भतीजी से पूछे भैया। चची जान सख्त गुस्से में थी। चचा जान जो अब्बू जान से मुखातिब डॉक्टर जमशेद और मैंने बहुत सोच कर यह हमीदा फ़ैसला किया है। फूफू जान भी हमारे इस फैसले से बहुत खुश है। मगर एकदम जमशेद से कैसे बात चल पड़ी? मतलब मैंने तो। अबू जान की हैरानी बेजान थी। एकदम नहीं चचा जान, पहले वो तालीम के सिलसिले में मसरूफ़ थे और भी फारिग हुए। वैसे फ़ोन पर काफ़ी अरसे से हमारा रब्ता है। उसने सरिया झूठ बोला, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताते। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अबू जान खड़े हो गए। उन्होंने बस 2 नवाले ही लिए थे। अबू जान की तरफ अम्मी जान भी सख्त अपसेट नज़र आने लगी थी। बल्कि मैं जो कब से उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि ज़ो की तलवार मेरे सर से हटे, अचानक मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत होने जा रहा है। मेरा दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। अब्बू जान और अम्मी जान के साथ चची और चची जान भी डाइनिंग टेबल से वॉक आउट कर गए थे। मैं और जू अकेले हुए तो वो आहिस्ता से बोली। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।